Hello students, let's continue Unit 4 Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will talk about hybridization. In last classes we discussed valence bond theory and the formation of sigma and pi bond. लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक हमने कहीं भी ये चीज़ नहीं पढ़ी कि अगर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका शेप क्या आएगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, राइट। और जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो बेसिकली इसीलिए पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमें मॉलिक्यूल का शेप और उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताता है, राइट। जब भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया जाता है तो कार्बन के रेफरेंस से ही स्टार्ट किया जाता है. Most of the reference books also start the concept of hybridization by giving the example of the formation of methane molecule. मीथेन का फॉर्मेशन आपने क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल बनता है. कार्बन को हम लेके चलते हैं एज अ सेंट्रल एटम. तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2 और 2p2, राइट. और जिसका ऑर्बिटल डायग्राम हम जब बनाते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कुछ हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं. और मीथेन जो है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. कुछ ये आता है मीथेन का स्ट्रक्चर. अब 4 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे? जो कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके और 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे. और सिर्फ मीथेन ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जहाँ पे कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो ये माना जाता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, राइट, या बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कंडीशंस होती हैं उसमें जो ये 2s इलेक्ट्रॉन है, ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट हैं, ये अनपेयर्ड हो जाते हैं और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं प्रमोट हो जाता है. कहाँ प्रमोट हो जाता है? ये जो वेकेंट 2pz ऑर्बिटल पड़ी हुई है इसमें प्रमोट हो जाएगा. और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. अब ये प्रमोट करने के कंसेप्ट को समझ लीजिए कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होता है, प्रमोट करना होता है, कहाँ से कहाँ? जहाँ पेयर्ड पड़े हुए हों और जहाँ वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो हम हमेशा जो अनपेयरिंग करेंगे, हम सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग करेंगे. उससे बिलो जो शेल्स प्रेजेंट हैं उसके इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर नहीं करते. व्हाट आई मीन टू से कि अगर हमें अनपेयरिंग करनी है तो हम यहाँ 2s से तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देंगे इस वेकेंट 2pz में. लेकिन अगर हम चाहें कि 1s के भी इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर कर दें और प्रमोट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है. इस कंडीशन में पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका एक रीज़न ये है कि अगर हम प्रमोट करना चाहें भी तो 1s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? क्योंकि जब ये फिल हो जाएगी तो कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास नहीं रहेगी. और दूसरा, ये जो 1s है ये फर्स्ट शेल है जो अपने आप में क्या है? स्टेबल हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ये. तो हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने में या फिर ये कहें कि अनपेयर करके आगे की वेकेंट ऑर्बिटल्स में भेजने के लिए कभी भी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को टच नहीं करते हैं. हमेशा अनपेयरिंग जो होगी वो सेम शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स की होगी. यहाँ देखिए 2p है और ये भी 2s है, ये सेम शेल है, सेकेंड शेल है, इसी के इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रमोट करेंगे. तो हम किस तरह से दिखाते हैं कि हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डॉटेड एरो बना के दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट या प्रमोट कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर होगा. 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. 2px में एक, 2py में एक और 2pz में एक. ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ या 4 हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, राइट. किस तरह से? 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा, ठीक है. हम यहाँ लिख लेते हैं 4H आ गए मीथेन के, जिसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा. इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग होगी. यहाँ पे भी ये
हाइड्रोजन के पास तो Sc होती है ऑर्बिटल, तो जो ओवरलैपिंग के हमने टाइप्स पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बन के आएगा, ये SS ओवरलैपिंग से बनेगा। ये S है, ये P है, तो SP ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी SP ओवरलैपिंग है और ये भी SP ओवरलैपिंग आ रही है। यानी जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे हमारे पास, 4 बॉन्ड्स, इसमें से एक तो बनेगा SS ओवरलैपिंग से, और बाकी के जो 3 बन रहे हैं, 3 सिग्मा ही बॉन्ड्स बनेंगे, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये 1 सिग्मा बना था हमारा, ये बनेगा SP ओवरलैपिंग से, राइट। अब इसमें भी टर्म यूज़ होता है जब हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी एज इट इज़ जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट। तो हमने इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखा था वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, और जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करके आगे की वेकेंट शेल्स में भेजते हैं, तो जो स्टेट आती है, यानी जो हमने अभी ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था, ये स्टेट को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके आगे की हम वेकेंट ऑर्बिटल्स में भेज देते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। फर्स्ट इसलिए क्योंकि अभी हमने पहला इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया है, कार्बन के पास अब सेम शेल में कोई भी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और आगे वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कार्बन के केस में नहीं आएगी। लेकिन जो थर्ड पीरियड के मेंबर्स होते हैं जैसे क्लोरीन एक्सेट्रा, उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कई सारी एक्साइटेड स्टेट हमें देखने को मिलती हैं, राइट। अब हम इसके बाद अगर कोई और सेम शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में होता और उसको आगे की हम वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करते, तो उसको हम बोल देते सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो ये टर्म भी क्लियर हो गया कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब हम फिर से इस पे आते हैं कि जो मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें से एक तो SS ओवरलैपिंग से बन रहा है और 3 SP ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये 3 बॉन्ड तो सेम होंगे क्योंकि वो SP ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और एक बॉन्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें 2 S ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं। बॉन्ड में डिफरेंस आ रहा है कि चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट या सेम नहीं है, 4 में से 3 बॉन्ड सेम है और एक बॉन्ड डिफरेंट है। अब जो 3 बॉन्ड है उसमें भी हम क्या कहते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन है दैट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री एंगल भी नहीं होता। और जो एक बॉन्ड बन रहा है SS से, SS में क्या होगा, S ऑर्बिटल डायरेक्शनलेस होती है, तो ये डायरेक्शनलेस होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा गया कि जो मीथेन होता है, मीथेन उसमें जो चारों बॉन्ड्स होती हैं, राइट, वो एक तो पहली बात सेम प्लेन पे नहीं होती, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स का होता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होता है। चारों की चारों जो बॉन्ड्स हैं वो सेम प्लेन में भी नहीं होती, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो चारों बॉन्ड्स बनी है जिसको अभी हम देख रहे हैं कि 3 एक जैसी और एक डिफरेंट है, ऐसा भी नहीं है, चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल इन नेचर होती हैं। जब आप सबसे पहला मीथेन में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन के आता है, यानी चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हैं बाई Cl एटम। सेकेंड को रिप्लेस करना है तो फिर दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आपने मीथेन का अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं, यानी अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो फिक्स है कि हमें यही वाला हाइड्रोजन हटाना है, इन तीनों को हम नहीं हटा सकते। चारों हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं, हम किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाई Cl एटम और हमारे पास मोनोक्लोरोमीथेन बन के आ जाता है, यानी एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह Cl लग जाएगा, राइट। उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई जो बाकी 3 बचे हुए उसमें से कोई एक हाइड्रोजन हट जाएगा और डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। फिर उसके बाद ट्राइक्लोरो और लास्ट में टेट्राक्लोरो बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो चारों बॉन्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। तो अब यहीं से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है। हाइब्रिडाइजेशन को हम VBT का सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट बोलते हैं। VBT का एक ड्रॉबैक है जो हमने क्लास के स्टार्ट में बात करी थी कि VBT मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बात ही नहीं करती, कोई भी ऐसा उसके अंदर पोस्टुलेट नहीं दिया गया है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की बात हुई हो। तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताने के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, राइट। अब जब ये चीज़ निकल के आ रही है तो ये माना गया कि टू हैव
4 identical carbon hydrogen bond, carbon must contribute a set of 4 equivalent or same orbital, and this is possible only if 1 2s and 3 2p orbitals, 1 2s and 3 2p orbitals in the excited state mix together and to form 4 equivalent orbitals of almost same energy, राइट और यही हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी है। जब हमें हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना होता है, आपसे बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चन है क्लास 11th में, और इसके बाद 12th में भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन 11th में डेफिनेशन के साथ ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेशन आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए कि क्या डेफिनेशन है। अभी जैसे हमने कहा कि 4 आइडेंटिकल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कार्बन जो है कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन करे कि जो सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स कार्बन ने कंट्रीब्यूट करी हैं वो सारी की सारी इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट हर सेंस में, एनर्जी के सेंस में भी, ठीक है ना। तो सेम या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। जैसे 2s और 2p आपस में मिक्स हो रही हैं, या इसकी 1s और 2s आपस में मिक्स हो रही है, तो एनर्जी का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में मिक्स हो रही हैं, जिसके लिए एक टर्म और यूज किया जाता है अमलगमेशन। मेशन भी सिनोनिम है मिक्सिंग का ही। तो इट इज़ अ प्रोसेस, या हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग और अमलगमेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स दिस इज ओनली कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं उतनी ही न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगी, राइट। तो यही है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। आप लोगों ने 10th क्लास तक बायो भी पढ़ी है, हाइब्रिड स्पीशीज़ ज़रूर पढ़ी होंगी आपने बायो में। तो वो हाइब्रिड स्पीशीज़ क्या होती हैं? 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो नई स्पीशीज़ बन के आती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्पीशीज़, राइट। जैसे अगर हम प्लांट्स में बात करें तो अगर हमें लेमन की सारनेस को कम करना है तो हम ऑरेंज के साथ अगर उसको क्रॉस करा रहे हैं तो जो नई ब्रीड बन के आएगी, जो नया हाइब्रिड हमारे पास फ्रूट आएगा, उसके अंदर दोनों फ्रूट्स की, लेमन और ऑरेंज दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका भी प्रोसेस है। यहाँ पे बस हम प्लांट्स की ब्रीड्स को या एनिमल की ब्रीड को क्रॉस नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे जो हम क्रॉस करा रहे हैं वहाँ पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्रॉस करा रहे हैं। अब जो ऑर्बिटल्स बन के आएंगी, जैसे यहाँ पे नई जो 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन के आई ओवरलैपिंग से, उसके अंदर क्या होगा, एस से भी बनी है, एस से भी बनी है, तो दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी, राइट। और सारी जितनी भी चारों ऑर्बिटल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ हर सेंस में सेम या इक्विवेलेंट होगी। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट उतनी ही होती है जितनी मिक्सिंग से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी। एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात करी थी कि सेम ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होती हैं, और जो नया सेट बन के आता है ऑर्बिटल्स का उसकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। अब हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली ये पूरा का पूरा फोकस करता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर, उसके शेप के ऊपर। और 2 चीज़ें हम देखते हैं अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो। अभी क्लास 11th में और इस चैप्टर में तो हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डिटेल में निकालेंगे और डिटेल में समझेंगे भी, लेकिन बाद में कई सारे शॉर्टकट मेथड हैं मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली फोकस कर रहा है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे। किसी ना किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग ने और स्लेटर ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और वीबीटी को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए इसको वीबीटी का सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और ये जो बात करेगा, सिर्फ बात करेगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, बाय कीपिंग सम पॉइंट्स इन माइंड कि हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन, अगर कोई मॉलिक्यूल बन के आ रहा है तो उसमें हम सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं। जो उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा हम सिर्फ उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो सिर्फ हम नाइट्रोजन ही का देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं।
दो पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से। और हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होगा। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि एटम आपस में जब ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तभी हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। आइसोलेटेड एटम में हम कभी भी हाइब्रिडेशन की बात नहीं करेंगे। और हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और वो दो चीज़ें क्या हैं कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स उसमें बन के आ रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल बना उसमें जो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व था, राइट, उसके पास कोई लोन पेयर बच रहा है या नहीं बच रहा है। सेम शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर कोई लोन पेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर वो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, यानी जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, उसे हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। ज्योमेट्री के साथ अब हम दो टर्म और यूज़ कर रहे हैं, एक कहला रहा है रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री हमें कब देखने को मिलेगी? जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना बचे। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर सिंगल भी हो सकता है, यानी एक लोन पेयर हो, या दो लोन पेयर्स हो, या तीन लोन पेयर्स हो, राइट। तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आती है वो फिर रेगुलर ना रह के क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं या टाइटल देते हैं उसको कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी। और फिर हम यहाँ पे एक और थ्योरी की हेल्प लेंगे जिसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड VSEPR थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, उनमें रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाते हैं, और अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गए तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी, वो एज पर द रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन या रेगुलर ज्योमेट्री नहीं आएगी। तो हमें अगर इतनी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बच रहा है या नहीं बच रहा है, हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसका शेप भी बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया वीबीटी के साथ, और किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। हम डेफिनेशन को एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन। It is a process of mixing or amalgamation of atomic orbitals of nearly same energy to form a set of new equivalent orbitals. Equivalent मतलब same, हर चीज़ में same होंगी, यानी नंबर भी same होगा। चार एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो चार ही नई बन के आएंगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स बहुत सारे हैं कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे केमिस्ट्री में, इसलिए ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट 11 के स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स हैं, अगर वो आपको थॉरली क्लियर हैं, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं, तो आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसा है कि आप आगे 12 तक जब पढ़ेंगे कई सारे चैप्टर्स, तो बार बार आपसे बोला जाएगा टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूल। तो फिर हम बहुत लेंदी प्रोसेस, जो अभी हम एक लेंदी प्रोसेस से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हम वो फॉलो नहीं करते हैं। हम शॉर्टकट मेथड निकालते हैं, जिसमें सबसे ईजिएस्ट होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लीजिए, लोन पेयर देख लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको सम कर लीजिए, और उसके बाद आप टाइप बता दीजिए कि कौन सा टाइप आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। यानी हाइब्रिडाइजेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कार्बन के ही रेफरेंस में बात करें, तो जब कार्बन एल्केन का फॉर्मेशन करता है, एल्केन जैसे कि मीथेन बना, तो जो मीथेन है इसमें जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। इसी तरह से अगर ईथीन मॉलिक्यूल बना, ये ईथीन मॉलिक्यूल है,
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। तो जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है तो हम हर कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, राइट। और जितने भी डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन के, उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है, तो बोथ द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह से आपने एल्काइंस पढ़ा होगा, एक ग्रुप एल्काइंस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन होंगे, मैंने हाइड्रोजन लगाए नहीं थे, ये हाइड्रोजन होंगे 4, ईथीन का स्ट्रक्चर है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, राइट, तो ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज होता है। तो 3 तो टाइप निकल आए, sp, sp2 और sp3। इसके अलावा भी बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे PCl5। जब हम PCl5 की बात करते हैं तो उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सारे जो sp sp2 हैं, ये सारे के सारे बेसिकली हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब कभी भी हमने पहले भी कहा हाइब्रिडाइजेशन की हम कभी भी आइसोलेटेड एटम में बात नहीं करते, तो कभी भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व होगी नहीं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। मिनिमम कितनी इन्वॉल्व होंगी? 2, ठीक है। और अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, तो उसमें एक s होगी और एक p होगी, राइट। दो में से one will be of S, one will be of P, therefore the type of hybridization will be SP, SP। फिर थर्ड जो कैटेगरी यहाँ पे हेडिंग दी हुई है वो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बाद। तो हम बात कर ही चुके हैं कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आती हैं। तो कोई इफ एंड बट नहीं है, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम उससे पहले एक बात कर लें कि हम यहाँ पे जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल अभी बता रहे हैं तो हम ये बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बता रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास प्रेजेंट नहीं है, राइट। हम यहाँ लिख भी लेते हैं नोट करके कि सेंट्रल एटम जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो सेंट्रल एटम होगा मॉलिक्यूल का। सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फिर हमें VSEPR के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अभी जब कोई भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर शेप आएगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, एंड दैट विल बी लीनियर, राइट। और अगर लीनियर शेप आता है तो बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। एकदम सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, जिसका एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी है। उसके अलावा अभी जो हमने बात करी थी एसिटिलीन या इथाइन मॉलिक्यूल की, राइट, ये स्ट्रक्चर था। ये एक लीनियर शेप कहलाता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड टाइप की बात करें कि अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसमें से एक s होगी, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होती है, 2 होती नहीं है, sp2। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी? 3 बनेंगी, राइट। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या आता है यहाँ पे? इसे हम बोलते हैं प्लेन और ट्राइंगुलर, प्लेन ट्राइएंगुलर। और जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 120 डिग्री, जिसका एग्जाम्पल शेप के साथ अगर हम बात करें तो BCl3 मॉलिक्यूल ये एक ट्रायंगल के शेप का रहेगा, ठीक है। ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है और जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री एंगल होता है। देन अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो एक s की होगी, 3 p की होंगी, sp3। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी? इतनी ही बनेंगी जितनी इन्वॉल्व हुई थी, 4। और ये तो आपको ही पता है मीथेन इसका एग्जाम्पल है, और शेप मीथेन का कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है उसमें? 109 डिग्री और 28 मिनट्स, राइट। कैसे हम ड्रॉ करते हैं टेट्राहेड्रल, तो उसको भी समझ लीजिए कैसे ड्रॉ करते हैं। हम एक बोलते हैं बड़ा ट्रायंगल ऊपर और एक छोटा ट्रायंगल नीचे, और कार्बन को रखते हैं यहाँ सेंटर पे,
और ये 4 हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। और ये जो बॉन्ड है या बॉन्ड एंगल है, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। 4 के साथ एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे हमने लिखा था कि 4 अगर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो आउट ऑफ 4 1 कैन बी ऑफ एस एंड 3 कैन बी ऑफ पी। लेकिन एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता हो एक डी हो, एक एस हो और 2 पी हो। तो 4 के साथ 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो sp3 अगर आ रहा है तो भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगी, और अगर dsp2 आ रहा है तो भी 4 आएंगी। लेकिन शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, शेप आता है स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो कुछ आयंस बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, कुछ एटम्स अटैच होते हैं, आयंस अटैच होते हैं और आयंस बनाते हैं, जैसे कि PtCl4 और 2- राइट। ये एक आयन बनता है जिसको हम कह सकते हैं टेट्रा और क्लोरो और प्लैटिनम। ठीक है, और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर आ रही है वो आ रही है 2, तो टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम 2 बन रहा है ये। अब कैसे होगा, ये जो यहाँ पे सेंटर है इसमें Pt लगा होगा, प्लैटिनम लगा होगा, और ये 4 पोजिशंस जो आ रही हैं यहाँ पे, ये 4 पोजिशंस पे Cl लगा होगा, और जो शेप है वो आएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि हाइब्रिडेशन जो है वो dsp2 निकल कर आए। लेकिन अभी 11th क्लास में आप इतना डिटेल तक नहीं जाएंगे, आपसे मोस्टली sp3 तक ही रहता है। dsp2 हम 12th में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल दिए होंगे। सिमिलरली अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो 5 में क्या क्या कंडीशंस या कितनी तरह क्या ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो 5 में हो सकता है एक SO और 3 पी हो और एक डी हो, sp3d। ठीक है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि डी अंदर की तरफ आ रही हो और sp3 हो। ठीक है, यानी 1 s है, 3 p है और एक जो है वो हमारी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। डी इनर भी हो सकती है, आउटर भी हो सकती है, यानी डी अंदर की तरफ आए या डी बाहर की तरफ आए। दोनों ही कंडीशंस में जो नई ऑर्बिटल्स बन के आएंगी वो 5 ही होंगी। और शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है PCl5, ट्राइगोनल और बाय पिरामिड कहलाता है ये, बाय पिरामिड। और बॉन्ड एंगल जो है इसमें 2 आते हैं, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल है PCl5 का मॉलिक्यूल, कि वो जो है जो हाइब्रिडेशन शो करता है वो है sp3d। PCl5 के मॉलिक्यूल को हम थोड़ा बाद में डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसका शेप आता है, इसमें कैसे इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स आती हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, या फिर S पहले फिर P3 और उसके बाद D2। नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बन के आएंगी, 6, एंड शेप इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो है 90 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल है SF6। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये 4 तो ऐसे लगे हुए होंगे यहाँ पे एटम्स, ये एक ऊपर और एक नीचे भी आ जाएगा जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। इसको भी हम डिटेल में बाद में बनाते हैं, अभी के लिए हम इसको बस सिर्फ समझ लेते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। एंड इफ 7 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कैन बी 1s 3p एंड डी कितनी हो जाएंगी, यहाँ ऊपर तक 2 थी तो दिस विल बी 3, तो sp3d3 हो सकता है, और इट कैन बी d3sp3 हो सकता है। राइट, कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगी, 7, शेप विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिड। लेकिन यहाँ तक आपको एग्जाम्पल्स मिलते नहीं हैं, आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो ऊपर ही के टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, मतलब मैक्सिमम 4 या 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट तक रहता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स 2 आएंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिड है तो 2 हैं 72 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है IF7। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, IF7 को, आयोडीन, हेप्टा और फ्लोराइड। तो ये टेबल बन गई हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है एक ये टेबल, और एक VSEPR की जो टेबल हम आगे बनाएंगे, यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में कितने बॉन्ड पेयर के साथ और कितने लोन पेयर के साथ क्या ज्योमेट्री आनी है वो टेबल। ये दोनों टेबल आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए कि
क्या हाइब्रिडेशन में क्या शेप आएगा, मतलब बिल्कुल इमीडिएट आपसे आपके पास आंसर होना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ molecule. If there is no lone pair present, तो the shape of the molecule will be trigonal bipyramid. तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से जब तक लर्न नहीं होगी आप हाइब्रिडेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और लर्न करना है. साथ साथ आप दो दो तीन तीन को भी रोज़ लर्न करेंगे तो पूरी टेबल आपको एक वीक के अंदर बहुत आराम से लर्न हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन दिखाया है या कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, 6. तो रोज़ एक भी लर्न करें तो आपको आराम से एक वीक में पूरी टेबल लर्न हो जाएगी. तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.